कि जो यहाँ की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, एमपीज़ जितने भी यहाँ पे हैं, उनको उड़ा देना, ख़त्म कर लेना। पार्लियामेंट पे अटैक करने का इनका यही मकसद था। बेसिकली सेशन भी चल रहा था, तो उन्होंने यही कहा था मुझसे कि हम लोकसभा में घुस के वहाँ पे उनको ख़त्म कर देंगे, जो भी मिलता है इनको। जब उन्होंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, उनसे मैंने पूछा था कि वाई यू आर टेकिंग दीज ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज यू आर सपोज टू अटैक, सो यू डोंट नीड दीज ड्राई फ्रूट्स। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मे बी वी विल स्टे देयर for some reasons they don't told me that we are supposed to kidnap and then do some demand from the government of India। इस तरह का उन्होंने नहीं बता दिया, बट इट वाज वेरी ऑब्वियस कि उन्होंने ये भी बता दिया था कि हम वहाँ अंदर हमें ठहरना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 14 लोगों की जान गई और 22 लोग घायल हुए। इस हमले के पीछे पाकिस्तान से संबंधित आतंकवादी संगठनों की गंदी साजिश को बताया गया, जिसका उद्देश्य भारत को आघात पहुंचाना था। इस वीडियो में हम इस हमले की पूरी कहानी को तथ्यों के आधार पर वर्णित करेंगे, जिसमें संसद में हमला, आतंकवादियों के साथ हुई कार्रवाई, बाकी आतंकवादियों के साथियों की तलाश, गिरफ्तारियां और उनके पाकिस्तान से संबंध और कानूनी कार्रवाई आदि शामिल हैं। तो विस्तार से बात करते हैं। 13 दिसंबर 2001 को दोपहर 11:40 पर 5 आतंकवादी एक व्हाइट कलर की गाड़ी से संसद परिसर में घुसे। अंदर जाने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को संसद के लॉबी के पास खड़ा कर दिया और उसमें एक बम लगा दिया। फिर उन्होंने अपने हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी उनको जवाब दिया। इस मुठभेड़ की दूसरी तरफ संसद में विभिन्न दलों के सांसद, मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। थोड़ी देर में ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में एक आतंकवादी ने अपने आप को आत्मघाती विस्फोट से उड़ा दिया, से उसके शरीर के टुकड़े संसद परिसर में बिखर गए। बाकी 4 आतंकवादी भी सुरक्षा बलों की गोलियों से जल्द ही मारे गए। ये मुठभेड़ तकरीबन करीब 42 मिनट चली, जिसमें आतंकवादियों के अलावा 9 सुरक्षाकर्मी, एक गार्डनर और 4 पत्रकार शहीद हुए और 22 लोग घायल हुए। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठने लगे। ऐसे में जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आतंकवादियों के शवों को तत्काल तौर पर जांच के लिए भेजा गया और उनके हथियारों, बमों और अन्य सामग्रियों को बरामद किया। इससे पता चला कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और उनके पास पाकिस्तानी हथियार, आई कार्ड और मोबाइल पाए गए थे। इन सभी सबूतों से उनके मोबाइल फ़ोन से उनके संगठनों के नेताओं और सहयोगियों के साथ उनके संबंधों का खुलासा हुआ। उनसे जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन से उनकी पाकिस्तान में हुए बातचीत के रिकॉर्ड मिले, जिनमें उन्हें हमले के लिए निर्देश दिए गए थे। इन सबूतों के आधार पर भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का आश्रय देने और इस हमले के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और उससे इस मामले की जांच में सहयोग की मांग की। इस हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकवादियों के साथियों की तलाश शुरू कर दी और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया। इनमें सबसे प्रमुख थे अफजल गुरु, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड माना गया, और शौकत हुसैन, जो उसका साथी था। इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने 15 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा SAR गिलानी, जो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और एक नवजोत संधू, जो एक जर्नलिस्ट थी, को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इन सभी को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और उन पर विशेष अधिकार अधिनियम पोटा के तहत मुकदमा चलाया गया। आपको बता दें कि इस मुकदमे की सुनवाई एक विशेष अदालत में हुई, जिसने 18 दिसंबर 2002 को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अफजल गुरु, शौकत हुसैन और SAR गिलानी को मृत्युदंड की सजा सुनाई और नवजोत संधू को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद इन चारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, जिसमें 29 अक्टूबर 2003 को अपना फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने SAR गिलानी और नवजोत संधू को बरी कर दिया और अफजल गुरु और शौकत हुसैन की मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें 4 अगस्त 2005 को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत हुसैन के मृत्युदंड को बदलकर 10 साल की जेल की सजा में बदल दिया, लेकिन अफजल गुरु को मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा और उसे फांसी की सजा सुनाई। अफजल गुरु ने अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिका दायर की, जिसे लंबे समय तक लटकाया गया। इस दौरान उसके पक्ष में कई लोगों ने आवाज उठाई और उसकी फांसी को रोकने की मांग की, लेकिन भारत सरकार ने इसे नजरअंदाज करते हुए 9 फरवरी 2013 को अफजल को चुपके से फांसी दे दी गई। उसके परिवार को उसकी मौत के बारे में फांसी के बाद ही सूचित किया गया और उन्हें उसका शव देखने या अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई। उनका शव तिहाड़ जेल के अंदर ही दफन कर दिया गया, जहां पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट का शव था। आपको बता दें, अफजल गुरु की फांसी ने कश्मीर में और आक्रोश और असंतोष पैदा किया। कई लोगों ने उसे एक शहीद और एक नायक माना और उसके लिए शोक सभा और नमाज जनाजा का आयोजन किया। कश्मीर में कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। अफजल गुरु के मामले में कई मानवाधिकार संगठन, विद्वानों और राजनीतिक दलों ने भी आपत्ति जताई और कहा कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली और उसकी फांसी एक राजनीतिक फैसला था। आपको बता दें, अफजल गुरु का जन्म 30 जून 1969 को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने सोपोर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और फिर झेलम वैली मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का समर्थन किया और पाकिस्तान में हथियारों का प्रशिक्षण लिया। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी की। 1998 में उसने अपनी पत्नी तबस्सुम गुरु से शादी की और एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम गालिब गुरु रखा गया। अफजल का अपनी पढ़ाई के दौरान कई छात्र संगठनों के साथ जुड़ाव हो गया था। काफी लोगों का मानना है कि उसने कई बार कश्मीर में आतंकवादी संगठनों से जुड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी थी। इसी बीच उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। आपको बता दें कि अफजल ने संसद पर हमले की साजिश खुद के शामिल होने के आरोप स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वो बयान उसे जबरदस्ती देने को कहा गया था। उसने कहा कि उसे जासूसी के लिए राजी किया गया था, लेकिन बाद में उसे हमले में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसने कहा कि उसे कोई वकील नहीं दिया गया था और उसे निर्दोष साबित करने का कोई मौका नहीं मिला था। बाकी कानूनी जांच में बताया गया था कि उसके पास पाकिस्तानी हथियार, ID कार्ड और मोबाइल फोन मिले थे, जो उसके पाकिस्तान के साथ संबंध को दर्शाते थे। साथ ही उसके मोबाइल फोन से उसके संगठनों के नेताओं और सहयोगियों के साथ हुई बातचीत के रिकॉर्ड मिले, जिसमें उन्हें हमले के लिए निर्देश दिए गए थे और पुलिस हिरासत में उसने अपने बयान में हमले की साजिश को शामिल होने का आरोप स्वीकार किया था और अपने साथियों के नाम और पते बताए थे, जिसके आधार पर उसके साथियों में से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने भी उसके साथ मिलकर हमले की योजना बनाने का आरोप माना था। आपको बता दें कि अफजल के खिलाफ एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें उसे वकील दिया गया था, लेकिन उसने उसकी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके खिलाफ 2 अपीली अदालतों में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें उसके वकीलों ने उसके पक्ष में दलीलें पेश की थी, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। बाकी इन सबूतों और गवाहों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अफजल गुरु के बयान में कई कमजोरियां और विरोधाभास थे, जिनसे उसका दोषी
होना प्रतीत होता है, लेकिन अफजल के अनुसार उसका पाकिस्तानी हथियार, आईडी कार्ड और मोबाइल फोन से उसके कोई संबंध नहीं थे और वो उन्हें एक अजनबी से लेने को कहा गया था। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में रखे मोबाइल फोन से हुई बातचीत के रिकॉर्ड में उसकी आवाज़ नहीं थी और न ही जासूसी के लिए वो काम कर रहा था। बाद में अफजल के साथियों में से कुछ को बरी भी कर दिया गया था, जबकि उन पर भी संगीन आरोप थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अफजल गुरु के मामले में कई विवाद और अनिश्चितता थी, जिनके कारण उसका दोषी या निर्दोष होना एक स्पष्ट और निर्णायक बात नहीं थी। उसके फांसी का फैसला एक राजनीतिक और सामाजिक दबाव के तहत लिया गया था, जिस पे कई लोगों को भारी आपत्ति और गुस्सा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ए न्यूज़ को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।